हे जीनियस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जीनियस, जो चैप्टर चल रहा था वो था अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजंस और बोल सकते हो कैपिटल बजटिंग, जिसमें आज अपन करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 8। तो चलिए फटाफट से कॉपी और पेन निकालते हैं और इलस्ट्रेशन नंबर 8 को भी आसान बनाते हैं। Illustration number 8. A company proposes to install machine involving a capital cost of 3,60,000. तो कितना कैपिटल कॉस्ट इन्वॉल्व है इसमें? 3,60,000, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं ये पैसा हमारा जाने वाला है, इन्वेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये जाने वाला है तो इसको अपन बोलेंगे आउटफ्लो। द लाइफ ऑफ द मशीन इज़ 5 years। उस मशीन की कैपिटल कॉस्ट तो पता चल गई 3,60,000, इतना पैसा हमारे पास से जाने वाला है। और ये मशीन कितने साल तक चलेगी? एस्टिमेटेड लाइफ कितना है इसका? 5 years। एंड इट्स सेल्वेज वैल्यू एट द एंड ऑफ द लाइफ इज नील, यानी कि 5 साल के बाद इसकी सेल्वेज वैल्यू कितना हो जाएगा? 0, नील। द मशीन विल प्रोड्यूस द नेट ऑपरेटिंग इनकम आफ्टर डेप्रिसिएशन ऑफ 68,000 पर एनम। देखो यहाँ पर क्या बोला है उन्होंने? नेट ऑपरेटिंग इनकम। तो एक बार मैं आपको ऑपरेटिंग इनकम बता देती हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। ऑपरेटिंग इनकम होती है EBIT। ऑपरेटिंग इनकम क्या होता है? EBIT। EBIT मतलब यहाँ पर आई है, आई का मतलब इंटरेस्ट। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं? इंटरेस्ट माइनस करते हैं। तो EBIT, आई हट गया, इंटरेस्ट माइनस कर दिया, अब क्या बचेगा? EBT, यानी कि अर्निंग बिफोर टैक्स। पहले क्या था? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अब क्या है? अर्निंग बिफोर टैक्स। अब बिफोर टैक्स में से टी को हटा देंगे, टैक्स माइनस कर देंगे, तो ये बचेगा EAT, यानी अर्निंग आफ्टर टैक्स। ठीक है, इस तरीके से अर्निंग आफ्टर टैक्स हम निकालते थे। लेकिन ध्यान रखना, ये क्वेश्चन है आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजंस का। यहाँ पर हम क्या करते हैं? कैश फ्लोज को डिस्काउंट करते हैं और डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज़ करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हम कभी भी इंटरेस्ट को एंड डिविडेंड को कंसीडर नहीं करते। इंटरेस्ट को और डिविडेंड, इंटरेस्ट और डिविडेंड जो कि आपकी फाइनेंशियल कॉस्ट है, इसको हम कंसीडर नहीं करते। आई डोंट नो कि आपको ये चीज़ मालूम है या नहीं। अगर नहीं मालूम तो मैं एक बार बता देती हूँ कि हम यहाँ पर इंटरेस्ट और डिविडेंड को कंसीडर नहीं करते। और ऐसा क्यों नहीं करते? बिकॉज यहाँ पर हम डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज़ करते हैं और डिस्काउंटिंग फैक्टर में ऑलरेडी फाइनेंशियल कॉस्ट इंक्लूडेड होती है। डिस्काउंटेड फैक्टर में ऑलरेडी फाइनेंशियल कॉस्ट आपकी इंक्लूड हो जाती है, इसी वजह से हम फाइनेंशियल कॉस्ट को कंसीडर नहीं करते। फाइनेंशियल कॉस्ट वही जो हमें पैसे पे देने वाली होती है, फाइनेंस कॉस्ट। ठीक है, जैसे कि हमने किसी से लोन लिया है, डिबेंचर्स वगैरह, तो उस पर हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, इक्विटी वगैरह प्रेफरेंस के लिए हमें क्या देना पड़ेगा? डिविडेंड देना पड़ेगा। तो ये पैसे की कॉस्ट है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल कॉस्ट। लेकिन सवाल ये था कि हम इंटरेस्ट एंड डिविडेंड यानी कि जो फाइनेंशियल कॉस्ट है उसको कंसीडर क्यों नहीं करते? क्योंकि जो यहाँ पर हम डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज़ करते हैं उसमें ये फाइनेंशियल कॉस्ट ऑलरेडी इंक्लूड होती है। और ये बात आपके नोट्स में भी लिखी है, एक्सक्लूजन ऑफ फाइनेंशियल कॉस्ट प्रिंसिपल। ठीक है, इसमें पूरी बात लिखी है, एक बार रीड करना चाहो तो रीड कर सकते हो। और ये पूरे नोट्स अगर आपको चाहिए, आपने अभी तक अपने नोट्स सेल्फ क्रिएट नहीं किए, तो ये नोट्स आपके लिए बेस्ट है, जो कि सारी छोटी छोटी बातें इसमें कवर है। ये आपको ऐप पर अवेलेबल हो जाएंगे और ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। ठीक है ना, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो सारी बातें आपको समझ में आ गई कि ऑपरेटिंग इनकम क्या होता है? EBIT, इसका मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट हटाते हैं, फिर बचता है EBT, उसमें से हम टैक्स हटाते हैं, फिर बचता है EAT, यानी कि अर्निंग आफ्टर टैक्स।
लेकिन ये चल रहा है क्वेश्चन आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजंस का, यानी कि हम यहाँ पर यूज़ करते हैं डिस्काउंटिंग रेट, और डिस्काउंटिंग रेट में तो ऑलरेडी इंक्लूड है फाइनेंशियल कॉस्ट, इसलिए हम इंटरेस्ट डिविडेंड को कंसीडर नहीं करते। तो अब बताओ यहाँ पर हम इंटरेस्ट को कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग इनकम का मतलब क्या रहेगा आपका? EBT, क्योंकि हम इंटरेस्ट को कंसीडर नहीं करते। अब तो हमें बस क्या चाहिए? बस हम टैक्स हटा देंगे और हमारा आ जाएगा EAT, यानी कि अर्निंग आफ्टर टैक्स। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज़ करते हैं, इसी वजह से ये जो वाला स्टेप है हमारा ये हट जाएगा और आपका डायरेक्ट टैक्स हटाओ और आपका EAT आ जाएगा। टैक्स माइनस करोगे EAT आ जाएगा, ठीक है। तो हमें दे रखा है नेट ऑपरेटिंग इनकम आफ्टर डेप्रिसिएशन, तो ये जो हमें दे रखा है वो ये दे रखा है। तो हमें इसमें बस क्या करना है? टैक्स माइनस करना है और हमारा EAT आ जाएगा। अब हमें टैक्स की परसेंटेज पता चल जाए तो सब कुछ आसान है। तो अगले ही चरण में देखो, दी कंपनीज टैक्स रेट इज़ 45%, तो हमें वो भी पता चल गई। अब 68,000 पे 45% लगाएंगे तो हमारा EAT यानी कि अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाएगा, ठीक है। आगे देखो क्या लिखा है, द नेट प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स फॉर 5 years आर एज अंडर। फॉर 5 years यानी कि पूरा का पूरा उन्होंने क्यूमुलेटिव फैक्टर दे दिया, इकट्ठा 5 सालों का दे दिया। डिस्काउंटिंग रेट है 14%, 15%, 16%, 17%, 18%, ठीक है। तो 5 हमें डिस्काउंटेड रेट दे रखे हैं और उनके 5 सालों के क्यूमुलेटिव फैक्टर दे रखे हैं। तो 14% का 5 साल का क्यूमुलेटिव फैक्टर 3.43, इसी तरीके से 15 का भी दे रखा है, 16 का भी दे रखा है, 17 एंड द लास्ट 18, इन सब का दे रखा है, ठीक। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है वो देखते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द प्रपोजल, यानी कि हमें क्या कैलकुलेट करना है? IRR। इससे पिछले क्वेश्चंस में भी हमने IRR बहुत अच्छे से कैलकुलेट किया है। IRR कैलकुलेट करने के लिए हम 3 स्टेप लेते हैं। कौन कौन से? पहले हम कैश फ्लोज को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद हम NPV निकालते हैं, कितने पे? 2 डिस्काउंट रेट पर। उससे हमें एक डिस्काउंट रेट से हम निकालते हैं पॉजिटिव NPV और एक डिस्काउंट रेट से हम निकालते हैं निगेटिव NPV, ठीक है। तो स्टेप 1 में हम कैश फ्लोज को आइडेंटिफाई करते हैं, स्टेप 2 में हम निकालते हैं पॉजिटिव NPV और निगेटिव NPV। एक बार हमारी पॉजिटिव NPV और निगेटिव NPV कैलकुलेट हो जाए, उसके बाद हम लगाते हैं स्टेप नंबर 3। तो बहुत ईजी से यहाँ पर सारी चीज़ें हम वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं और हमारा IRR आ जाता है। तो इसी तरीके से हम 3 स्टेप चलेंगे, ठीक है। इससे पिछले वाले क्वेश्चंस में हमें डायरेक्ट कैश फ्लो दे रखा था, तो हम पहला वाला स्टेप स्किप करके स्टेप 2 से चलते थे। स्टेप 2 करते थे पॉजिटिव निगेटिव NPV और स्टेप 3 में डायरेक्ट IRR कैलकुलेट कर लेते थे। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट कैश फ्लो नहीं दे रखा, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? स्टेप नंबर 1 में कैश फ्लो कैलकुलेट करना पड़ेगा, स्टेप नंबर 2 में एक पॉजिटिव NPV एक निगेटिव NPV और स्टेप नंबर 3 में हम IRR कैलकुलेट करेंगे, ठीक। तो क्वेश्चन का एक फ्रेम बन जाना चाहिए आपके दिमाग में कि हमें किस तरीके से करना है। तो स्टेप नंबर 1, इसमें हम क्या करेंगे? कंप्यूटेशन ऑफ कैश फ्लोज, यानी कि सबसे पहले हम कैश इनफ्लो को आइडेंटिफाई करेंगे। तो देखो हमें नेट ऑपरेटिंग इनकम कितना दे रखा था? 68,000। तो लिख दो यहाँ पर मेरे साथ साथ, नेट ऑपरेटिंग इनकम पर एनम कितना दे रखा है? 68,000। और बाकी कहानी मैंने आपको ऑपरेटिंग इनकम की पूरी बताई थी कि यहाँ पर इंटरेस्ट वाली तो कंसीडर करेंगे नहीं, तो हम डायरेक्ट ये वाला करेंगे, ठीक है। खाली टैक्स माइनस करेंगे और हमारा EAT आ जाएगा। तो नेट ऑपरेटिंग इनकम दे रखी है, इंटरेस्ट को कंसीडर नहीं करना, तो टैक्स माइनस करेंगे और हमारा आ जाएगा EAT यानी अर्निंग आफ्टर टैक्स। और टैक्स का हमें रेट भी दे रखा है कितना? @45%। कैलसी कहाँ गया? ये रहा। तो 68,000 का 45% करते हैं तो आ गया 3600। इसको माइनस कर दो 68,000 में से,
ये आ जाएगा 37,400। ठीक, EAT आ गया। अब हमें क्या चाहिए, कैश फ्लोज, और ये क्या है, EAT, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें डेप्रिसिएशन को ऐड करना पड़ेगा। याद है ना आपको, पिछले क्वेश्चंस पे भी हम करते थे, EAT के बाद डेप्रिसिएशन ऐड करते थे, फिर हमारा आ जाता था कैश फ्लोज। तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा कैश इनफ्लो। अब डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेप्रिसिएशन तो हमें दे नहीं रखा, लेकिन हमें मशीन की कॉस्ट दे रखी थी, उसकी लाइफ दे रखी थी, और सेल्वेज वैल्यू दे रखी थी। तो SLM वाला मेथड लगाएंगे। कॉस्ट कितनी दे रखी थी, 3,60,000 माइनस सेल्वेज वैल्यू निल, और डिवाइड कर देंगे किससे, इसकी एस्टिमेटेड लाइफ से। तो हमारा यहाँ पर डेप्रिसिएशन आ जाएगा। कितनी कॉस्ट थी, 3 लाख, सेल्वेज वैल्यू निल है, तो डिवाइड कर देंगे 5 से, ये आ गया 60,000, सॉरी 3,60,000 है। 3,60,000 है आपकी कॉस्ट, और सेल्वेज वैल्यू तो निल है, तो डिवाइड कर देंगे 5 से, ये आ गया 72,000। तो 72,000 ऐड करेंगे EAT में 37,400, तो ये आ जाएगा 1,09,400, 1,09,400। ये आ गया हमारा कैश फ्लो, जो कि हमें चाहिए था। ठीक है, सिंपल था ना। नेट ऑपरेटिंग इनकम मतलब वही अपना EBIT होता है, ऑपरेटिंग इनकम का मतलब। लेकिन EBIT में से हमने IT क्यों नहीं माइनस किया, मतलब इंटरेस्ट क्यों नहीं माइनस किया आय, क्योंकि वो ऑलरेडी इंक्लूड है हमारे डिस्काउंटिंग फैक्टर में। इसलिए हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन में ना तो इंटरेस्ट कंसीडर करते हैं और ना ही डिविडेंड। इसलिए इंटरेस्ट और डिविडेंड तो कंसीडर करना नहीं था, इसलिए हमने डायरेक्ट टैक्स माइनस कर दिया, तो हमारा आ गया अर्निंग आफ्टर टैक्स। लेकिन हमें चाहिए क्या था, कैश इनफ्लो, तो हम प्लस कर देंगे डेप्रिसिएशन, ये आ जाएगा हमारा कैश इनफ्लो। ठीक है, क्योंकि उन्होंने बोला था कि हमने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया है। ये जो अमाउंट था वो आफ्टर डेप्रिसिएशन था, इसका मतलब डेप्रिसिएशन माइनस हो रखा है। लेकिन जब हम कैश इनफ्लो निकालते हैं तो हमें डेप्रिसिएशन चाहिए, इसलिए हमने डेप्रिसिएशन को प्लस कर दिया। ठीक है, इस चीज़ में किसी को दिक्कत तो नहीं है? अगर इस चीज़ में दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट कर देंगे। ठीक है, तो हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, हमने कैश इनफ्लो आइडेंटिफाई कर लिए। ये है हमारे हर साल के कैश इनफ्लो। तो अब सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे हम, सेकेंड स्टेप में पहले एक डिस्काउंटिंग फैक्टर लेंगे, उससे पॉजिटिव NPV निकालेंगे। उसके बाद दूसरा डिस्काउंटिंग फैक्टर लेंगे और उससे हम निगेटिव NPV निकालेंगे। ये है हमारा स्टेप नंबर 2, पॉजिटिव NPV और निगेटिव NPV के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले ईयर में हम लेते हैं डायरेक्ट 0, और उसके बाद लेते हैं 1 to 5। ठीक है, 0 ईयर में क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, और वापस 1 to 5 में क्या हो रहा है, इनफ्लो। तो कितना आउटफ्लो हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा था आपका 3,60,000 का। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर यहाँ पे 1 ही रहेगा, पहले साल में 0 ईयर में कितना रहता है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, 1। तो 3,60,000 इंटू 1, ये आ जाएगा 3,60,000, और ये आउटफ्लो है, तो ऐसे कर दो। ठीक है, अब हमें कोई सी भी रेट लेनी है, तो हमें दे रखी है यहाँ पर 4 रेट, 5 कोई सी भी ले लो। तो मैंने उठा ली पहले 14 वाली, तो मैंने किससे डिस्काउंट किया है इनको, 14% से। ठीक है, तो 1 to 5 का हमें ये देखना है क्यूमुलेटिव फैक्टर कितना है, 3.43। याद है ना आपको, मैंने इससे पहले इलस्ट्रेशन में भी ये चीज़ सिखाई थी। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपके कैश इनफ्लोज यूनिफॉर्म है तो आपको 1 2 3 4 5 करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट क्यूमुलेटिव फैक्टर यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। और एक क्वेश्चन में मैंने आपको ये करके भी दिखाया था, और एक आपको होमवर्क में दिया था। उम्मीद है आप लोग प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे होंगे और आपको आसान लग रहा होगा। ठीक है, इनफ्लोज कितने हैं, इनफ्लोज हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिए है, 1,09,400। तो यहाँ पे आ गए हमारे इनफ्लो। ठीक, क्यूमुलेटिव फैक्टर दे ही रखा है, तो 5 सालों का आ जाएगा एक साल, 1,09,400 इंटू 3.43, ये आ गया 375,242।
375242। तो आउटफ्लो है हमारे पास, इनफ्लो है हमारे पास। देर किस बात की, एनपीवी निकल आएगी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो 3,60,000 माइनस कर दो, ये आ गई 15,242, 15,242। ये कैसी एनपीवी निकली है, पॉजिटिव एनपीवी, क्योंकि यहाँ पर इनफ्लो ज़्यादा थे और आउटफ्लो कम थे, इसी वजह से निकली है पॉजिटिव एनपीवी। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए एक नेगेटिव एनपीवी। तो नेगेटिव एनपीवी के लिए हमें क्या चाहिए, इनफ्लो कम और आउटफ्लो ज़्यादा। तो अब हमें रेट जो है वो कैसी लेनी पड़ेगी, 14% से ज़्यादा लेनी पड़ेगी, जिससे हमारा नेगेटिव एनपीवी आ जाए। तो मैं डायरेक्ट ले लेती हूँ 18, क्योंकि मुझे पक्का विश्वास है कि अगर मैंने 18 यूज़ करी तो मुझे एक नेगेटिव एनपीवी यहाँ पर मिल जाएगी। तो इसके लिए नेक्स्ट मैं क्या कर रही हूँ, यूज़ 18%। अब सेम जैसे तुमने ये किया था यही करना है। तो पहले ईयर लिखते हैं 0, उसके बाद 1 to 5। 0 ईयर में क्या होता है, आउटफ्लो, और 1 to 5 में क्या रहेगा, इनफ्लो। आउटफ्लो कितना था हमारा, अगेन 3,60,000। पीवी फैक्टर आपका 1, 3,60,000 इंटू 1, तो सीधा सीधा आ जाएगा 3,60,000। ये हो गया हमारा आउटफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू। अब 1 to 5 इनफ्लो, इनफ्लो कितना था, 1,09,400। अब यहाँ पर भी हम क्या यूज़ कर सकते हैं, 1 to 5 क्यूमुलेटिव फैक्टर, क्योंकि जो 1,09,400 है ये यूनिफॉर्म है, हर साल हमें इतना ही पैसा आ रहा है, ये क्या है, यूनिफॉर्म। इसलिए यहाँ पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, क्यूमुलेटिव फैक्टर। तो 18% का क्यूमुलेटिव फैक्टर कितना था, 3.13। 3.13। अब 1,09,400 इंटू 3.13, ये आ गया 342,422। ठीक, ये क्या आ गई हमारी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। तो प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो भी है, प्रेजेंट वैल्यू इनफ्लो की भी है। तो देर किस बात की, दोनों को माइनस करते हैं। तो इसमें से हम माइनस करते थे 3,60,000, ये आ गया 17578। 17578। तो देखो यहाँ पर आउटफ्लो ज़्यादा है 360 और इनफ्लो कम है 342। तो इसका मतलब आउटफ्लो बाहर पैसा जा रहा है ज़्यादा, आ रहा है कम, यानी ये कैसी है हमारी नेगेटिव एनपीवी। तो स्टेप नंबर 2 आपको समझ में आया। सबसे पहले हमने क्या किया, डिस्काउंटिंग फैक्टर लिया 14%, उससे हमें मिली एक पॉजिटिव एनपीवी। और जब हमें पॉजिटिव एनपीवी मिलती है तो हम क्या करते हैं, डिस्काउंटिंग फैक्टर को बढ़ा देते हैं, जिससे हमें मिल जाए नेगेटिव एनपीवी। तो मैंने डायरेक्ट क्या ले ली, 18%। ठीक है, और यहाँ पर कैश फ्लोज यूनिफॉर्म थे, इसलिए मैंने क्या किया, 1 to 5 यानी कि 5 सालों का एक साथ क्यूमुलेटिव फैक्टर से इंटू कर दिया। इससे मुझे 5 सालों का एक साथ मिल गया। ठीक है, तो अब हमें एक पॉजिटिव एनपीवी मिल गई, नेगेटिव एनपीवी मिल गई। तो अब तो भाई बल्ले बल्ले है, क्योंकि अब डायरेक्ट हम लगा सकते हैं इसे स्टेप नंबर 3 में, जो कि है कैलकुलेशन ऑफ IRR। इसका फॉर्मूला वही है जो हमने पहले सीखा था, लोअर रेट प्लस पॉजिटिव एनपीवी डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन एनपीवी इनटू डिफरेंस इन रेट्स। तो सबसे पहले लोअर रेट हमने कौन सी ली थी, 14%। पॉजिटिव एनपीवी, लोअर रेट से पॉजिटिव एनपीवी आई थी हमारी 15242। 15242। डिफरेंस इन एनपीवी यानी कि पॉजिटिव एनपीवी में से निगेटिव एनपीवी को हमें माइनस करना है। तो पॉजिटिव एनपीवी है हमारी 15242, इसमें से हमें क्या माइनस करना है, नेगेटिव एनपीवी। कितना है, 17578। 17578। और डिफरेंस इन रेट, तो डिफरेंस कितना था, एक हमने ली थी 14 और एक हमने ली थी 18, यानी कि डिफरेंस कितना रहा, 4% का। ठीक है, तो यहाँ आ गया आपका 14%। सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस। तो 17578 प्लस 15242,
ये आ गया 32817, 32817। ऊपर क्या है 15242 इंटू 4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 15242 डिवाइड बाय 32817, ये आ गया 0.4644, 0.4645 इंटू करेंगे इससे 4 से और लास्ट में इसको हम प्लस कर देंगे, ठीक है ना। तो 0.4645 इंटू 4, ये आ गया 1.858। इसको प्लस कर देंगे 14 में, 1 पॉइंट है ना ये, तो ये हो गया 15.858%। तो हमारा IRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कितना आ गया 15%, 15.858, ठीक है। 15% कुछ करके आ रहा होगा, एक बार देखते हैं। हाँ, इनका आ रहा है 15.74। पॉइंटों में थोड़ी सी अलग है, बिकॉज इन्होंने देखो क्या लिया है 15 और 16, ठीक है, तो इनका थोड़ा पास आ रहा है। और हमने क्या लिया था 14 और 18, थोड़ा दूर लिया था, ताकि मैंने इसलिए दूर लिया था ताकि यहाँ पर हमारा पॉजिटिव आ गया था, तो मुझे नेगेटिव लाना ही लाना था, इसलिए मैंने डायरेक्ट 18 ले लिया। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम 14 लेते हैं, पॉजिटिव NPV आती है, उसके बाद जब हम परसेंट बढ़ाते हैं तो सिर्फ हम 15% बढ़ाते हैं, तो वहाँ पे हो सकता है वहाँ पर भी पॉजिटिव NPV आ जाए, तो फिर हमें दोबारा सवाल करना पड़ता है, फिर हमें 16 लेनी पड़ती है, फिर हो सकता है पॉजिटिव आए या निगेटिव आए। लेकिन अगर हम दूर का लेते हैं, थोड़ा सा दूर का लेते हैं, तो हमें पक्का पता होता है कि एक का पॉजिटिव आया है तो दूसरे का निगेटिव आएगा ही आएगा। इसलिए मैंने क्या लिया था 14 और 18, क्योंकि 14 से पॉजिटिव आया था और ये थोड़ा दूर है 18 से, इसलिए मुझे पक्का पता था कि 18 का निगेटिव आएगा ही आएगा, नहीं तो फिर हमें दोबारा करनी पड़ती, फिर से डिस्काउंट करना पड़ता। अगर इससे भी पॉजिटिव आ गया, इससे भी पॉजिटिव आ गया, फिर हमें दोबारा डिस्काउंट करना पड़ता और परसेंट बढ़ा के, जिससे हमारा निगेटिव आ जाए। इसलिए मैंने पहले ही उनको दूर लिया था, ठीक है। और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी बहुत परसेंटेज में चेंज आएगा। इनका 15.74 आ रहा है और हमारा 15.85 है, दोनों ही सही है, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको पूरा क्वेश्चन समझ में तो आया ना। मुझे एक बात बतानी है इस क्वेश्चन में, लेकिन उससे पहले मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रिकैप करा दूँ। इस क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करना था IRR यानी कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। उसके 3 स्टेप्स होते हैं। पहला, सबसे पहले हम कैश फ्लोज को आइडेंटिफाई करते हैं। दूसरा, हमें चाहिए होता है एक पॉजिटिव NPV और एक निगेटिव NPV, इसलिए सबसे पहले हम एक रेट पर डिस्काउंट करते हैं। अगर उससे हमारी पॉजिटिव NPV आ जाती है तो हम क्या करते हैं, डिस्काउंट रेट को बढ़ा देते हैं, जिससे कि हमारी निगेटिव NPV आए, क्योंकि हमारा मकसद यही है कि पॉजिटिव NPV चाहिए और निगेटिव NPV। एक बार हमारी पॉजिटिव NPV और निगेटिव NPV आ जाती है तो हम कहाँ पर जाते हैं, स्टेप नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ IRR। फिर इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं और एट द एंड हमारी आ जाती है IRR, ठीक। और इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट था वो ये था, क्योंकि ये अलग था। स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3 तो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी करे हैं, लेकिन स्टेप नंबर 1 जो है वो हमने सिर्फ और सिर्फ अभी तक इलस्ट्रेशन नंबर 8 में ही किया है, ठीक है। तो ध्यान रखना इसमें ऑपरेटिंग इनकम था, और ऑपरेटिंग इनकम का मतलब होता है EBIT, लेकिन फिर भी हमने I को कंसीडर नहीं किया। क्यों नहीं किया पता है ना, क्योंकि हमने यहाँ पर डिस्काउंटिंग फैक्टर लेते हैं जिसमें ऑलरेडी फाइनेंशियल कॉस्ट इंक्लूड रहती है, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस इंटरेस्ट नहीं किया, डायरेक्ट एक स्टेप आगे बढ़कर माइनस टैक्स कर दिया। ये बात किस किस को समझ में आई, लाइक भी करना और इस बात के लिए कमेंट भी करना, ठीक है। 6 बार मैंने आपको बताई ये बात, ताकि आप एग्ज़ाम में भूलने की कोशिश करें फिर भी ना भूलें। अब आते हैं इम्पॉर्टेंट पार्ट पर, जो मैं बताने वाली थी कि मैं इस क्वेश्चन में एक बात बताऊंगी आपको। देखो, जब मैंने आपको IRR पढ़ाया था इससे पहले, कौन से क्वेश्चन में पढ़ा था हमने IRR, इलस्ट्रेशन नंबर 6 में, ठीक। तो यहाँ पर जो कैश इनफ्लोज थे वो यूनिफॉर्म थे, हर साल कितने आ रहे थे, 2,50,000। तो कैसे थे, यूनिफॉर्म कैश इनफ्लोज।
और यहाँ पर इंस्टीट्यूट ने क्या किया था, यूनिफॉर्म कैश इनफ्लोज के लिए इन्होंने इस तरीके से सिनेरियो नंबर 1 यूज़ किया था। सिनेरियो नंबर 1 में इन्होंने यूज़ की थी प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, और उससे इन्होंने IRR कैलकुलेट करा था। ठीक, और उन्होंने बोला था कि जब आपके कैश फ्लोज यूनिफॉर्म ना हो, व्हेन कैश फ्लोज आर नॉट यूनिफॉर्म, तब आपको क्या करना है, तब आपको यही 3 करने हैं फॉलो। सबसे पहले कैश फ्लोज को आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद आपको चाहिए एक पॉजिटिव NPV, निगेटिव NPV, और स्टेप नंबर 3 में ये फॉर्मूला लगा के आपको IRR कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो उन्होंने कैसे बोला था, यूनिफॉर्म में आपको प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर यूज़ करो, और जब आपके कैश फ्लोज यूनिफॉर्म ना हो तब आप वो 3 स्टेप तैयार करो। लेकिन हमने क्या किया था, हमने इलस्ट्रेशन नंबर 6 यानी कि जिसमें कैश फ्लोज यूनिफॉर्म थे उसमें भी हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया था, सिनेरियो नंबर 2 वाला, यानी कि वो 3 स्टेप वाला। और तब मैंने आपसे कहा था कि आप लोड ना लेना, हम लोग जब यूनिफॉर्म हो तब भी 3 स्टेप यूज़ कर सकते हैं, और यूनिफॉर्म नहीं हो तब भी 3 स्टेप वाला यूज़ कर सकते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि आगे जाके इंस्टीट्यूट का कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा ज़रूर मिलेगा जिसमें उन्होंने क्या किया होगा, जब कैश फ्लोज यूनिफॉर्म होंगे तब भी उन्होंने कौन सा यूज़ किया होगा, ये वाला मेथड नहीं, सिनेरियो नंबर 2। और मैंने कहा था अगर मौका मिला तो मैं बिल्कुल ज़रूर बताऊंगी आपको, और आज वो मौका मिल गया है इलस्ट्रेशन नंबर 8 में। इलस्ट्रेशन नंबर 8 में अगर आपने नोटिस किया हो तो यहाँ पर जो हमारे कैश फ्लोज थे वो कैसे थे, यूनिफॉर्म थे। देखो हर साल 1,09,400 आ रहा है, इन्होंने बोला भी था 68,000 पर एनम, मतलब यूनिफॉर्म है कैश फ्लोज, हर साल सेम आ रहे हैं। और फिर भी हमारे ICAI प्यारे इंस्टीट्यूट ने क्या यूज़ किया है, सिनेरियो नंबर 1? बिल्कुल नहीं, इन्होंने यूज़ किया है सिनेरियो नंबर 2, यानी कि वही 3 स्टेप वाला। डिस्काउंटिंग फैक्टर से पहले पॉजिटिव NPV निकाली, निगेटिव NPV निकाली, उसके बाद ये फॉर्मूला यूज़ करके उन्होंने IRR कैलकुलेट कर लिया। मुझे बताओ यहाँ पर कैश फ्लोज कैसे थे, तो यहाँ पर कैश फ्लोज थे यूनिफॉर्म, और इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग जैसा उन्होंने पहले बोला था उनको सिनेरियो नंबर 1 यूज़ करना चाहिए था, यानी कि एन्युटी फैक्टर देखकर, जो एन्युटी टेबल होती है वो देखकर। लेकिन उन्होंने यहाँ पर एन्युटी फैक्टर टेबल नहीं देखी, उन्होंने यहाँ पर सिनेरियो नंबर 1 लगाया ही नहीं, उन्होंने क्या लगाया, सिनेरियो नंबर 2। और यही मैं आपको बात पहले भी समझा रही थी इलस्ट्रेशन नंबर 6 में, लेकिन हो सकता है किसी किसी को समझ में ना आई हो, लेकिन अब उनको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी कि इलस्ट्रेशन नंबर 6 में जो मैंने आपको बात बताई थी वो बिल्कुल सही थी, कि चाहे कैश फ्लोज यूनिफॉर्म हो या कैश फ्लोज नॉन यूनिफॉर्म हो, आप सिनेरियो नंबर 2 के साथ यानी कि अपने वही 3 स्टेप के साथ आराम से जा सकते हो। ठीक, तो ये बात किस किस को समझ में आ गई, कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। इफ़ द वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू देन हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर मेट्स एज वेल इफ इट डिजर्व्स, एंड या डू सब्सक्राइब नाउ। इस तरीके की आपको बाकी सारी बातें भी जल्दी पता चलती जाएगी इसी चैनल पर। हर क्वेश्चन में मैं ऐसी बातें बता देती हूँ जिससे आपका क्वेश्चन आसान हो जाए। और जो इंस्टीट्यूट इधर उधर चीज़ें करता है ना, जैसे पहले बोल देता है इसके लिए सिनेरियो नंबर 1 यूज़ करो, इसके लिए सिनेरियो नंबर 2, लेकिन फिर खुद ही क्या करता है, हर चीज़ के लिए सिनेरियो नंबर 2 यूज़ करता है। ये सारी बातें मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, तो सारी वीडियो देखा करिए, प्लेलिस्ट फॉलो किया कीजिए। इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।